नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में संधि का क्या महत्व है और संधि के नियमों को हम आसानी से कैसे समझें और इनके द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे करें। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि जब शब्दों का निर्माण होता है तो उसमें संधि भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया या शब्दों को नया बनाने का जो ढंग है, उस ढंग में कई चीजों का हम सहारा लेते हैं नए शब्द बनाने में। ऐसे में संधि का भी सहारा लेकर के नए शब्दों की उत्पत्ति या नए शब्द बनाए जाते हैं। संधि के द्वारा जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो शब्दों को यूं ही पास पास मिला करके नहीं लिख दिया जाता है और ना ही इन शब्दों को पास में ला करके जोड़ करके एक नया शब्द बना दिया जाता है। इसमें जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अलग हट करके कार्य किया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को मिलाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो ध्वनियों को मिलाया जाता है और वही दो ध्वनियां क्या होती हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है या जो अंतिम ध्वनि होती है उसको और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को मिलाया जाता है। अब यहां मैं ध्वनि क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों का बड़ा विशेष महत्व है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए हम भिन्न भिन्न तरह के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं वर्णमाला। और अगर वो क्रमबद्ध ढंग से लिखी गई है तो वह हमारी लिपि होती है। तो इन वर्णों को ही मिलाया जाता है। और वे कौन कौन से वर्ण हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो ध्वनि या जो वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा या पहले शब्द की अंतिम ध्वनि होगी, उसको और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को या पहली ध्वनि को मिलाया जाता है। अब ध्वनियों को लिखने के लिए ही हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह चिन्ह ही हमारा वर्ण है, जो जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि ये वर्ण किस तरह से मिलाए जाते हैं। देखिए, अगर स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का अगर स्वर से मेल होता है तो इस तरह के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि यहां पर स्वर वर्ण मिलता है, स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलेगा। अब ये जो स्वर वर्ण है दूसरे स्वर वर्ण से मिलेगा तो बनने वाला भी कोई न कोई जो विकार उत्पन्न होगा उस पर भी हम विचार करेंगे। तो चूंकि मिलन जो हो रहा है वो स्वर वर्णों का हो रहा है, स्वर अक्षरों का हो रहा है, इसलिए इस तरह के मेल को, इस तरह की संधि को, इस तरह के जोड़ को या मिलाप को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में नियम यह है कि पहला जो वर्ण है या पहली जो ध्वनि है वो कोई ना कोई व्यंजन होना चाहिए और उसके बाद या तो स्वर हो और या व्यंजन हो। दोनों ही स्थितियों में या तो स्वर हो और या व्यंजन हो, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन एक तरफ यह फिक्स रहना चाहिए कि कोई ना कोई व्यंजन हो। जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होता है तो इस तरह के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं या व्यंजनों का जोड़ कहा जाता है। अब व्यंजन संधि, संधि का मतलब जोड़, संधि का मतलब मिलाप, इस तरह के मिलाप को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मेल को स्वर कहते हैं। अब तीसरा मिलाप होता है विसर्ग का। तो पहली तरफ विसर्ग होना चाहिए, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण जो है वो विसर्ग होना चाहिए। आप जानते हैं कि विसर्ग कैसे लिखा जाता है। विसर्ग, अह को विसर्ग कहा जाता है। इसकी मात्रा कैसी होती है, इस तरह से होती है जो अक्षर के दाहिनी तरफ लगती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि कोई विसर्ग होनी चाहिए और उसका मेल या तो किसी स्वर से हो और या व्यंजन से हो। ऐसी जब सिचुएशन हो, ऐसी जब स्थिति हो कि व्यंजन का, क्षमा करें, विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल हो, तो इस तरह के मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जब हम कक्षा 9वीं 10वीं या 8वीं 7वीं जिस भी कक्षा में हम संधि को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बात आती है कि इन नियमों को आसानी से कैसे समझें। तो आज की वीडियो में मैं विशेष तौर पर ये जो स्वर संधि है इसके जो नियम हैं अलग अलग तरह के
और अलग अलग नियमों के आधार पर अलग अलग तरह की स्वर संधियां होती हैं, क्योंकि इनमें स्वर वर्ण का जब स्वर वर्ण से मेल होता है तो एक ही तरह का स्वर वर्ण दूसरे तरह के स्वर वर्ण से नहीं मिलता है, बल्कि इसमें तरह तरह की भिन्नता नजर आती है और उस भिन्नता के आधार पर स्वर संधि के अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। तो इनके नियम हम जानेंगे और वो कितने प्रकार हैं वो जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए ये देखते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि स्वर संधि के वो कौन कौन से नियम हैं या स्वर संधियों के कितने प्रकार बनाए गए हैं। तो देखिए, स्वर संधियों के जो प्रकार बनाए गए हैं वो वर्णों के मेल पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले ये शुरू करते समय या ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा ताकि आप स्वर संधि के नियमों को आसानी से समझ सकें। और ये ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। उसके लिए सबसे पहले मैं सारे स्वरों को इस बोर्ड पर लिखूंगा, ध्यान दें। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये हैं हमारे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। अब इन्हीं से हम स्वर संधियों को आसानी से सीखेंगे, इसलिए आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ऐसे में अगर हम देखें तो अ, ई, उ और ये री, ये जो चार स्वर हैं अ, ई, उ और री, इन चार स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। इसलिए समय के अनुसार, यानी जितना समय इनको बोलने में लग रहा है उस समय की गणना के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर इनका नाम रखा गया है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। अब इन्हीं के विपरीत अगर हम देखें, इनके सजातीय स्वर यानी इन्हीं की जाति वाले दूसरे स्वरों को अगर हम देखें तो उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। और लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो चार ह्रस्व स्वर लिखे गए हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, इनके सजातीय जो स्वर हैं उनको बोलने में इनका दोगुना ज्यादा समय लगता है। वे कौन कौन से हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। अब बात आती है कि ये दीर्घ री तो हम हिंदी में सीखते ही नहीं हैं। इनका प्रयोग या इसका प्रयोग हम कह सकते हैं ये संस्कृत में किया जाता है, जिसको मैं यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, तो बचे कौन कौन से? आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये अ का सजातीय स्वर है आ, ई का सजाती यानी उसी की जाति वाला स्वर है बड़ी ई या दीर्घ ई कहते हैं हम। ह्रस्व उ का सजातीय स्वर दीर्घ उ है, ह्रस्व री का सजातीय स्वर दीर्घ री है, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। तो ये सजातीय स्वर हैं, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि हम स्वर संधियों को किस तरह से समझें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बुनियादी जरूरत है। स्वर संधियों को समझने के लिए पहले हमें स्वरों का ज्ञान होना ही चाहिए। अब ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो गए। अब आपके मन में ये विचार आता होगा, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपको लगता होगा कि भाई ए, ऐ, ओ, औ भी तो दीर्घ स्वर गिने जाते हैं, इनको बोलने में भी तो ज्यादा समय लगता है। बात बिल्कुल सही है, इनको भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, इनको भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, लेकिन इनका निर्माण जो है ना, ये ह्रस्व स्वरों में से ही, और दीर्घ स्वर जो ये हैं सजातीय दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर हैं एक ही जाति वाले, जो अब मैंने इतना बताया, ये चार और ये तीन, सात, इन्हीं सात स्वरों के मेल से कहीं ना कहीं इनका निर्माण हम कर लेते हैं। जैसे अ के बाद अगर ई आती है तो ए बन जाता है,
यानी अ और ई के मेल से हम ए बना लेते हैं, अ और उ के मेल से हम ओ बना लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन स्वरों के अंदर इन स्वरों का मेल पाया जाता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये एक ही जाति वाली है, इनकी जाति से संबंधित नहीं है, सजातीय वर्ण नहीं है, इसलिए इन चारों की बात हम नहीं करेंगे, इन चारों को अलग कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं एक एक करके। तो अभी हम देखेंगे ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात आती है कि संधियों में, यानी जब हम वर्णों का मेल कराते हैं, दो शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाने की जब हम प्रक्रिया करते हैं, और उस प्रक्रिया में अगर हम वर्णों को मेल कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ते समय पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को जोड़ करके विकार उत्पन्न करके बदलाव ला करके नया शब्द जब हम बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया में एक बदलाव आता है स्वरों को स्वरों से जोड़ करके बदलाव, तो उसी को स्वर संधि कहा जाता है। और उसमें इन ह्रस्व स्वरों और दीर्घ स्वरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देखेंगे कैसे है। अगर इन ह्रस्व स्वरों के बाद इन्हीं की जाति वाले इनमें से कोई और उसी की जाति वाला इनमें से कोई आ जाता है, तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब इन्हीं स्वरों में से मैंने इन सातों को निकाला है, तो ये आपको अ से लेकर के औ तक का क्रम मालूम होना चाहिए। अगर ये क्रम मालूम है तो आपको बड़ी सहायता मिलेगी। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। अ का सजातीय स्वर जो है वो अ है या आ कह सकते हैं। तो अ अगर आ से मिले या अ से ही मिले या अ से मिले या आ से मिले, ये चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। गौर करें, आ से मिल जाए या अ से मिल जाए या दीर्घ ह्रस्व से मिल जाए या दीर्घ दीर्घ से मिल जाए। दीर्घ स्वर आ है तो दीर्घ स्वर से मिल जाए या दीर्घ स्वर ह्रस्व से मिल जाए या ह्रस्व से मिल जाए या ह्रस्व दीर्घ से मिल जाए, हर हालत में जो बनेगा वो दीर्घ बनेगा, यानी कि आ ही बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो आता है वो ई से है। ई भी एक स्वर है। यहां भी आप देख रहे हैं कि सारे स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा है, इसी कारण इसको स्वर संधि कहा जाता है। अब दूसरा जो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई को हम ले लेते हैं। सजातीय स्वर ह्रस्व स्वर ई और दीर्घ स्वर ई। दीर्घ ई और ह्रस्व ई ये दोनों एक ही जाति के हैं। इससे क्या होगा, अगर ह्रस्व दीर्घ से मिल गई, यानी ये ह्रस्व इस दीर्घ से मिल गई या दीर्घ ह्रस्व से मिल गई या दीर्घ दीर्घ से मिल गई, या ऐसा हो कि ह्रस्व ह्रस्व से मिल जाए। गौर करें, ये चार कॉम्बिनेशन बने। ह्रस्व दीर्घ से मिल गई, अब दीर्घ उल्टा हो गया, दीर्घ पहले आ गई और ह्रस्व बाद में चली गई। ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। अब दो कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं कि दोनों तरफ दीर्घ हो जाए या दोनों तरफ ह्रस्व हो जाए। ये चार कॉम्बिनेशन बने। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा वैसा ही आप लिख सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व ह्रस्व, किसी को भी पहले लिख लीजिए, किसी को भी बाद में लिख लीजिए, मतलब नहीं है। बस यही है कि दोनों तरफ चाहे ह्रस्व होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए, कोई ना कोई इन दोनों में से होना चाहिए, तो बनने वाला हमेशा दीर्घ बनता है, यानी दीर्घ ई ही बनेगी, चाहे इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बने। अब हम ऊ का देख लेते हैं। ऊ में भी यह नियम होता है कि ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आ जाए या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आ जाए या ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आ जाए या दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आ जाए। कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ह्रस्व के बाद दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व, ह्रस्व के बाद ह्रस्व या दीर्घ के बाद दीर्घ, तो हर हालत में बनेगा वह दीर्घ ही बनेगा। तो ये अ, ई और ऊ के कॉम्बिनेशन से बनने वाले स्वर संधि के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे जाते हैं, अगला है री का कॉम्बिनेशन। तो री के बाद अगर दीर्घ री आ जाए या ह्रस्व री के बाद ह्रस्व री आ जाए या
दीर्घ री के बाद ह्रस्व री आ जाए या दीर्घ री के बाद दीर्घ री आ जाए, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो गया? ह्रस्व के बाद दीर्घ, ह्रस्व के बाद ह्रस्व, दीर्घ के बाद ह्रस्व, दीर्घ के बाद दीर्घ। यहां ह्रस्व के बाद ह्रस्व यहां आया था, दीर्घ के बाद दीर्घ यहां, तो इस पैटर्न में ना लिख करके मैंने इसका पैटर्न थोड़ा बदल दिया। तो पैटर्न कैसे भी रखिए आप, एक तरफ ह्रस्व या दूसरी तरफ दीर्घ कर लीजिए। वो ह्रस्व और दीर्घ में आपस में परिवर्तन हो सकता है, कोई पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है, या दोनों तरफ दीर्घ या ह्रस्व आ सकते हैं। हर हालत में जो बनेगा वो दीर्घ ही बनेगा। तो वहां प्रोडक्ट या दीर्घ री ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान दें तो सजातीय अ के मेल से, अ या आ के मेल से एक ही स्वर, एक ही जाति वाले हैं, तो सजातीय स्वरों में अ या आ का जब मेल होगा तो आ बनेगा। ई या दीर्घ ई ह्रस्व ई या कोई भी इन चारों में से कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इन दोनों में से कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा या किसी भी तरह से मेल होगा तो दीर्घ उ बनेगा। ऐसे ही री के मेल में भी हम देखते हैं कि दीर्घ री बनती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर ट्रिक के हिसाब से देखें तो ह्रस्व कि जितने स्वर हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, वे बेचारे अपनी ही जाति वाले दूसरे बड़े स्वरों के पास जाते हैं, उनके घर पर जाकर के कहते हैं और ढूंढता है कि हमारा दूसरा भाई कहाँ है, उसकी जाति वाला, तो वो आ से मेल करता है क्योंकि वो उसकी जाति वाला उसी के घर परिवार का है, तो वो आ से मेल करेगा। अ ई या ऊ से मेल नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाला, उसका साथी, उसका पिछला भाई जो है, ठीक है, वो आ है। ऐसे ही ई जो मेल करेगी वह ह्रस्व ई जाएगी दीर्घ ई के पास, और अगर ह्रस्व ई गुम हो गई है तो दीर्घ ई ह्रस्व ई को ढूंढेगी। दोनों बहनें एक दूसरे का मेल ढूंढ करके रिस्पेक्ट हमेशा बड़े भाई को मिलेगा। ऐसे ही यहां देख लें, छोटा भाई अ बड़े भाई आ के पास जाएगा या बड़ा भाई आ, बड़ा भाई यानी दीर्घ स्वर ह्रस्व के पास आए छोटे भाई के पास, लेकिन छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों ने मीटिंग करके निश्चय किया है कि भाई जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो बड़े भाई के नाम पे होगा तो आ ही बनेगा। ऐसे ही ह्रस्व ई दीर्घ ई से मिले या दीर्घ ई ह्रस्व ई से मिले या दोनों तरफ दीर्घ हो जाए या दोनों तरफ ह्रस्व हो जाए, अब रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? दीर्घ को मिलेगा, बड़ी बहन को मिलेगा तो ई को मिलेगा। ऐसे ही ऊ और ऊ ने दोनों ने निर्णय किया है कि भाई जो बड़ा भाई ऊ है, ये दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं, इसलिए जो बड़े भाई को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। री ने भी रिस्पेक्ट देते हुए बड़ी री को रिस्पेक्ट दिया। तो कुल मिलाकर के ये चार ऐसे वर्ण हैं जिसमें से अगर हम री को हटा भी देते हैं तो ये तीन ऐसे वर्ण हैं जिनका ह्रस्व और दीर्घ के साथ मेल होने पर जो बनता है वो दीर्घ संधि दीर्घ होता है। इसलिए इस तरह के संधि को, इस तरह के जोड़ को जो कहा जाता है वह कहा जाता है दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि कहा जाता है? क्योंकि यहां दीर्घ स्वरों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक ही जाति वाले सजातीय वर्णों में से दीर्घ को यानी बड़े स्वर को ज्यादा महत्व देने के कारण इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। अब हम जानेंगे गुण संधि, और वो भी ट्रिक के हिसाब से सीखेंगे। ट्रिक के हिसाब से सीखेंगे तो कम समय लगेगा, अगर ये लॉन्ग विस्तार में थोड़ा सा सीखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो नियमों को समझा रहा हूं, अभी मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। इस वीडियो में हम नियम सिर्फ पकड़ेंगे, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें नियमों के साथ साथ उनके उदाहरण भी दूंगा, तो थोड़ा और बेटर जिनको जानना है या सीखना है वो और सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला कॉम्बिनेशन, इसके बाद स्वर का स्वर कैसे मिल रहा है और उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां आपने देखा कि एक ही जाति वाले मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरी जाति वालों का भी मेल हो रहा है क्या? क्या एक स्वर दूसरे स्वर का दरवाजा खटखटा के कह रहा है कि भैया तुम्हारी मदद की जरूरत है? तो देखेंगे और जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अब दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन देखेंगे कि उसमें इन संधियों, इस संधि के नियम में क्या परिवर्तन आता है, क्या एक ही तरह के स्वर मिलते हैं या किसी और तरह के। तो देखिए
ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आपको दिख रही होगी, अ से लेकर के औ तक की। अब ये मैं मिटा देता हूं जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि ये सब भी दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं। अब हमारा तात्पर्य, हमारी जरूरत अ से लेकर के औ तक सबकी है, और इस पर नजर बना करके रखिए, आपको बाकी की संधियां या बाकी के नियम जो हैं वो ट्रिक से याद होंगे। देखिए अगले नियम में, अगला जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया आती है तो उसमें संधि जो है वो क्या करती है, वो कहती है अ या आ से कि भाई हमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण की जरूरत है। आप में से कोई रेडी है हो क्या जो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि बन सके? तो अ या आ बेचारे हमेशा हाथ ऊपर करते हैं। ये दोनों जुड़वा भाई जो अ और आ हैं, ये दोनों तैयार हो जाते हैं कि दीदी हम मदद करेंगे आपकी, आप हमें अपने साथ ले लो। तो पहला शब्द जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है अ या आ बन जाता है, अ या आ बन गया। अब इसके बाद जरूरत पड़ती है दूसरे शब्द के पहले वर्ण की, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की जरूरत पड़ती है। संधि गई, बाकी लोगों का दरवाजा खटखटाया, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि में स्वर का ही मेल होगा तो स्वरों के पास ही जा रही है, वो व्यंजन के पास नहीं गई। तो स्वर संधि गई अ या आ के पास, तो वो कहे दीदी हम तैयार हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण बनने के लिए। और हुआ ये कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये पहला शब्द है, समझ लीजिए पहला शब्द, पहला शब्द। और इसकी अंतिम वर्ण जो, इसका अंतिम जो वर्ण है वो अ या आ में से कोई एक हो गया। अ या आ रेडी हो गए कि दीदी हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण बनने के लिए फिक्स हो गए, एग्रीमेंट पक्का हो गया। दूसरे शब्द के पहले वर्ण बनने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला मिलकर के ही नया विकार उत्पन्न करता है। तो वो गए ई और ई के पास, ऊ और ऊ के पास, री के पास, सबके पास गए। इसमें से ई उछल करके बोली स्वर संधि से, दीदी हम तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे, आपका आप आने में देर कर दी। तो ई और ई तैयार हो गए दूसरे शब्द का पहला वर्ण बनने के लिए, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों तैयार हो गए। ओके, ऊ और ऊ बोले कि दीदी अगर ई और ई कभी बीमार पड़ गए तो क्या होगा? तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो एब्सेंट रहेगा, फिर शब्द निर्माण बने होगा कैसे? तो बोली कि तो क्या करें? तो वो बोले कि हम लोग तो हैं ना, फिर क्या होगा? ऊ और ऊ आ गए, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आ गए कि अगर ई और ई नहीं होंगे तो अ और आ के बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर हम लोग बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? री बोला हट पगले, अगर तुम लोग, तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम लोग नहीं बीमार पड़ोगे? इतनी बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो तुम लोग भी तो बीमार पड़ सकते हो। तो ये बोले हाँ भाई तो क्या होगा? तो री बोला मुस्कुरा करके कि मैं हूं ना, मैं सारे रोग की दवा हूं, और अगर ई नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, ऊ आए तो भी कोई बात नहीं, और री अगर ये चार नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं काम चला लूंगा। और अगर मैं एब्सेंट हो गया, बीमार पड़ गया, तो आप चारों में से कोई तो आ जाएगा। तो सबने मिलकर के कहा कि बात सही है, और स्वर संधि में मुस्कुरा के बोली कि बहुत सही है, एक तरफ इधर भी मुझे स्वर मिल गए और इधर भी स्वर मिल गए, मेरा काम बन गया। अब इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो स्वर संधि ने अपने इस रूप को, जैसे नवरात्रि में देवी दुर्गा अलग अलग 9 रूपों में प्रकट होती हैं, वैसे स्वर संधि अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग रूपों में प्रकट होगी। अभी सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया सारा रूल, जिसमें अ अपने बड़े भाई आ से मिलता है, छोटी ई बड़ी ई से मिलती है, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में इस तरह का जब रूप स्वर संधि पकड़ेगी तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर होगा, इस तरह के वर्ण आएंगे, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर अ या आ हो और दूसरे शब्द में ऑप्शन हो, ई आ जाए अ या आ के बाद, इन दोनों में से कोई आ जाए तो ए बन जाएगा। ए आए ओ आओ, स्वर संधि से बोले कि दीदी हम दूसरे शब्द का पहला अक्षर नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट में भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ए बेचारा आ गया, प्रोडक्ट बन गया। आए नहीं आया,
वो बोला हम दोनों भाइयों में से एक को ले लो, एक को रहने दो, घर के भी बड़े काम हैं। तो ए आ गया, उ आया। तो अगर अ या आ के बाद ई ना आए, एब्सेंट हो जाए, उ आ जाए, तो क्या बनेगा? तो ओ बोला कि दीदी मैं चलने के लिए तैयार हूं, और ओ बन गया भाई। ओ औ में से ओ आ गया, ए आए में से ए आ गया, ये प्रोडक्ट बन गए। अ या आ के बाद री आई, तो री कही कि भाई ऐसा है, सबने को कवर कर लिया, हर एक चीज, हमारे लिए कोई बचा नहीं। तो वो सरप्राइज होकर के इस कंडीशन को देख करके बोली अरे बाबा, अरे बाबा आप क्या करें? तो उसके मुंह से अचानक निकल गया अर। तो क्या बन गया भाई? अर। अगर अ या आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। ये नियम है। अ या आ के बाद ई आए तो ए, और अ या आ में से अगर मान लीजिए अ आ गया, उसके बाद उ आ गया तो भी ओ बनेगा, और अगर अ के बाद बड़ा उ आ गया तो भी ओ बनेगा, आ के बाद छोटा उ आए या आ के बाद बड़ा उ आए तो भी ओ बनेगा। ऐसे ही अ के बाद छोटी ई आए या अ के बाद बड़ी ई आए, या आ के बाद छोटी ई आए या आ के बाद बड़ी ई आए, हर हाल में ए बनेगा। ये कॉम्बिनेशन हो गए। अ या अ के बाद री आए या आ के बाद री आए तो अर बनेगा। ये हो गया, इस तरह का मेल जो हो गया गुण संधि का हो गया। अब गुण संधि के बाद संधि जो बोली कि भाई मेरे दो रूप तो हो गए, दीर्घ और गुण के, अब मैं कौन सा रूप अपनाऊं? तो अ या आ बोले कि दीदी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बनने के लिए एक बार हम और तैयार हैं, अगर आप अपना कॉम्बिनेशन ई उ और री के अलावा थोड़ा बदल लो तो। स्वर संधि मुस्कुराई और बोली तू बड़ा चालाक है, भोला तो जरूर है कि तू मुझे सहायता देने के लिए दोबारा तैयार हो गया है। अब ढूंढती हूं दूसरे शब्द के किसी और अक्षर को, देखती हूं कौन ऐसा है जो बिना लालच के मेरी सहायता करता है। तो फिर से एक बार देखेंगे। यहां एक लाइन खींच दिया मैंने, आपकी नजर यहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए देखते रहिए। अ या आ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर है तो मैंने बॉक्स में लिख दिया, उसके बाद मैंने प्लस कर दिया भाई। अब हमें दूसरे शब्द के पहले अक्षर की जरूरत है। अब ई को एक बार वो रख चुकी थी, मौका दे चुकी थी, अगर वो फिर से रख लेती तो फिर क्या चेंजेस आ जाता, उसका रूप तो वैसे ही रहता। तो वो ऊ के पास भी नहीं जा सकती थी। ऊ बोला कि दीदी एक बार तो हो गया ना, एक बार तो आपकी मदद कर दिया ना, कितनी बार हमको ही लेगी। री बोला कि हाँ दीदी कितनी बार मुझे। फिर क्या हो गया भाई? अ या आ के बाद ए आ गया और आए। ये दोनों हंस करके बोले दीदी अभी तक तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद प्रोडक्ट के रूप में काम करते थे, अब हम दूसरे शब्द का पहला अक्षर बोलेंगे। दीदी भी हंसी और जोर से ठहाका मार के हंसते हुए बोली शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग हमारे काम आ गए। ए और आ इधर आ गए। फिर क्या हुआ? अब बात आई कि इनके कॉम्बिनेशन से बनाया क्या जाए। दो व्यंजन बना रहे हैं, खाना अच्छा पकेगा कि नहीं बनेगा, इसमें क्या जरूरत है? तो भाई ए कहा कि भाई ऐसा है कि मैं एक बार गुण संधि, जब संधि ने अपना गुण वाला अवतार लिया तो उसमें मैं ए प्रोडक्ट की तरह से बन चुका था। अब बचे हैं बड़े भैया हमारे आय साहब, क्यों ना आय को प्रोडक्ट में बना दिया जाए। आय बन गए भाई प्रोडक्ट। लो आय भी बिजी, ए ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके थे, आय भी प्रोडक्ट बन गए, ओ पहले से गुण संधि में प्रोडक्ट बने थे। ठीक है, अब क्या हुआ? ओ आओ बोले कि दीदी ए आय को ले गई, दूसरे शब्द का पहला अक्षर बनाई, तो हमें भी बना लो ना। स्वर संधि हंसी और बोली कि क्यों नहीं क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। ओ आ गया, औ आ गया, ये दोनों भी दूसरे शब्द के पहले वर्ण बन गए। अब बात आई प्रोडक्ट क्या बनाया जाए। ओ बोला भाई मैं तो पहले ही आ चुका हूं, आओ नहीं आया है, आओ से पूछ लो। दीदी पूछी, आओ बोला कोई बात नहीं दीदी आपके लिए जान हाजिर है। आओ आ गया, प्रोडक्ट बन गया भाई। आओ तो आए आओ हो गए। अब क्या हुआ? इसके बाद क्या कोई चीज बची जो मिलाया जा सके? बची ही नहीं भाई। ए आए भी जोड़े गए, ई जोड़ी जा चुकी है, उ जोड़ा जा चुका है, री जोड़ा जा चुका है, ए आए जोड़ा जा चुका, ओ आओ सब खत्म। तो वृद्ध संधि में सब मामला खत्म। अब
इसमें क्या हुआ, जब इस तरह का अवतार हुआ, अ या आ के बाद ए आ गए, या अ या आ के बाद ओ और औ आ गए तो औ बन गया। इस तरह के अवतार को स्वर संधि ने एक नया नाम दिया कि अगर मेरा इस तरह का अवतार होगा तो उसको हम कहेंगे वृद्धि संधि। क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। संधि मतलब जोड़, वृद्धि मतलब बढ़ करके, वृद्धि हो जाती है स्वरों में, यहां जो है उससे ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये इस तरह की कॉम्बिनेशन को मैंने क्या नाम दिया था भाई? गुण संधि। और इसके पहले वाले को दीर्घ, तो ये गुण हो गई, ये वृद्धि हो गई। अब बात आती है कि क्या स्वर संधि इतने ही अवतार लेती है? तो नहीं, स्वर संधि इससे भी ज्यादा अवतार लेती है। और वो स्वर संधि कैसे अवतार लेती है? अब अ या आ पहले शब्द का अंतिम अक्षर नहीं बन रहे हैं, अब वो किसी और के पास जा रही है, अ या आ से वो बिल्कुल ऊब गई है, बोली कि भैया बहुत हो गया, हर बार आप ही रहेंगे तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा मुझे नया अवतार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ई और ई के पास जाती है, ई तैयार हो जाती, ई या ई। ठीक, ऊ और ऊ भी तैयार हो जाते हैं कि दीदी हम भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बनने के लिए तैयार है। री भी कहती है हां हम भी तो हैं, री भी आ जाती है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर इतने बनने के लिए तैयार हो गए, ई ऊ री, पहले शब्द का अंतिम अक्षर। अब इनमें से सब एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही पहले आएगा। अब इसके बाद बचती है जरूरत दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसको बनाए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो ये बात आती है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण बनने में ये सारे कभी ना कभी दूसरे शब्द का पहला अक्षर बन चुके हैं, कोई बचा ही नहीं। तो नियम ये हो जाता है कि कोई भी भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, स्वर संधि है, स्वर का ही रूप बदल रहा है, इधर भी स्वर होना चाहिए, इधर भी स्वर होना चाहिए, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर मतलब सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। ई के बाद ई ना आए, कोई भिन्न स्वर आए, यानी ई के बाद उ आए चलेगा, आ या आ आएगा चलेगा, ए आएगा चलेगा, ओ आओ आएगा तो भी चलेगा। ऐसे ही उ के बाद उ नहीं आकर के कोई भिन्न स्वर आए, ई आ जाए, आ जाए, कोई इसके अलावा जो स्वर बचे हैं उनमें से कोई आ जाए। री के बाद री ही नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या परिवर्तन होगा? ई जो है, ई इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। उ की जगह पर क्या परिवर्तन होगा भाई? उ की जगह पर व हो जाएगा, और री की जगह पर र हो जाएगा। यह परिवर्तन आता है। लेकिन ध्यान रहे, सारी संधियों में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन सारी संधियों में आपने देखा कि दोनों वर्ण मिलकर के, पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर के एक नया वर्ण बना रहे हैं। लेकिन यण संधि जो इस तरह का स्वरूप होगा, इस तरह का जब नियम लगेगा, जब संधि स्वर संधि ये अपना रूप बदलेगी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई उ और नी रखेगी, तो इसमें जो बाद में आने वाला कोई भिन्न स्वर है इन स्वरों के अलावा, वो स्वर दोनों मिलकर के ही इसका निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी सिचुएशन होने पर, ऐसी स्थितियां पाए जाने पर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा? ये भिन्न स्वर जहां है वहीं रहेगा। इन दोनों में से अगर कोई आया रहेगा तो उसकी जगह पर परिवर्तन होकर के यह हो जाएगा। ये ई जो है वो परिवर्तित होकर के यह बन जाएगी। ठीक, उ जो है उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर में इधर आने वाले शब्द में अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण वैसे ही रहेगा। परिवर्तन इस उ और उ में होगा, इसके स्थान पर आधा व हो जाएगा। ऐसे ही री के स्थान पर आधा र हो जाएगा। अब अगला कॉम्बिनेशन, अब ए ओ और चिल्ला करके बोलने लगे तो जब संधि, एक बात मैं कहना भूल गया कि जब स्वर संधि इस तरह का रूप पकड़ेगी कि अपने पहले शब्द
पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई उ या री में से किसी को बनाएगी तो इसको कहते हैं यण संधि। क्या कहते हैं? यण संधि। स्वर संधि की इस रूप को यण संधि कहा जाता है। अब पांचवा रूप वो पकड़ेगी। पहला रूप दीर्घ का था, दूसरा रूप गुण का, तीसरा रूप वृद्धि का, चौथा रूप यण का और पांचवा रूप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अंतिम रूप है। इसमें क्या है? इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो ए, या तो ऐ, या तो ओ, या तो औ। इन चारों में से कोई एक आ जाए। इन चारों में से कोई भी एक आ जाए। जरूरी नहीं कि सभी एक साथ आए, सभी एक साथ आ भी नहीं सकते। कोई एक आ जाए और इसके बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए, यानी ए के बाद ए ही नहीं आना चाहिए, ऐ के बाद ऐ नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, औ के बाद औ नहीं आना चाहिए। कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर। अब आप देख सकते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ को कभी भी कहीं भी किसी भी संधि में पहला वर्ण नहीं बनाया गया, पहला अक्षर नहीं बनाया गया है। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर इनको बनने का चांस नहीं मिला तो ये बोले संधि से कि दीदी प्लीज ना, अ और आ को आपने अपने दो रूपों में साथ में रखा, गुण में भी रखा और वृद्धि में भी रखा। इसके बाद इन सभी को, इन पांचों को चांस दे दिया आपने यण वाले में, हमको कब चांस दोगे? उन्होंने बोला चल तुझे चांस देती हो, तुम लोगों को, चारों लोगों को, ये चारों जो बहुत मस्तीखोर हो इन चारों को चांस देती हूं और यही मेरा आखिरी अवतार होगा। सभी हंस के बोले ठीक है दीदी, बस हम लोग फर्स्ट और लास्ट समझ लीजिए। तो ये सब पहले शब्द का अंतिम वर्ण बने, यानी फर्स्ट पोजीशन ले लिए, और इससे बनने वाले जो अवतार है स्वर संधि का वो आखिरी अवतार है। देखेंगे क्या होगा। इसके बाद भिन्न स्वर। दीदी बोली कि इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं भाई, स्वर संधि बोली कि कोई नहीं बचा। तो ये सब बोले हाँ दीदी, फिर क्या करें? फिर बोले कि भिन्न स्वर लगाओ, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर। ए के बाद अगर अ आ गया तो क्या होगा? ए के बाद ई आ गया, ए के बाद कुछ कोई भी और स्वर ऊ आ गया तो क्या होगा? जो ए है, ए जो है वो अय में बदल जाएगा। अय, ठीक। अय जो है, अय वो आय में बदल जाएगा। ओ जो है वो औ में बदल जाएगा, औ। और औ जो है वो आओ में बदल जाएगा। इस तरह से क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया कि भिन्न स्वर के आने के बाद जो ए है वो अय में, अय जो है वो आय में, ओ जो है वो औ में, औ जो है वो आओ में परिवर्तित हो जाएगा। इन्हीं में परिवर्तन होगा, वो भिन्न स्वर यानी दूसरे शब्द के पहले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह का जो रूप पकड़ेगी संधि, स्वर संधि, क्योंकि दोनों तरफ स्वर आ रहा है, कोई भिन्न स्वर हो, इधर भी सारे स्वर हैं, तो हर में आप अगर ध्यान देंगे कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो दोनों तरफ कोई ना कोई स्वर ही आ रहे हैं। ये सारा स्वर संधि का ही अपना रूप है और स्वर संधि अपने 5 रूप पकड़ती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर, अलग अलग योग के आधार पर। इसलिए इन 5 स्वरों को, 5 रूपों को, 5 तरह के वेरिएशन को हम 5 प्रकार कहते हैं संधि के, स्वर संधि के। और उन 5 प्रकारों के नाम क्या हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और जो अंतिम ये रूप है इसको कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि। क्यों इसका नाम अयादि है? अय और आदि, आदि मतलब एसेट्रा, अय के अलावा आदि आदि चीजें बनती हैं, इसलिए इसका नाम अय से स्टार्ट होता है, अयादि संधि। ठीक है, तो मित्रों ये था स्वर संधि के 5 प्रकार, 5 रूपों का वर्णन, जिसमें मैंने नियमों को आसानी से आपको सिखाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसको और चाहने वाले अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाइए। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।